हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं वंदना मुदगल। तो आज से आपकी एनसीईआरटी की क्लासेस शुरू हो रही है। हम एनसीईआरटी की क्लास 6, 7th और 8th की सभी बुकों को पढ़ेंगे, यानी चाहे ज्योग्राफी हो, हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, तीनों ही बुकों को हम कंप्लीट पढ़ेंगे। और देखो, चाहे आपका रीट का एग्जाम हो और चाहे आपका बीपीएससी हो, सीटेट हो, एसटेट हो, कोई सा भी एग्जाम हो, यहाँ तक कि यूपीएससी वाले भी इन एनसीईआरटी बुक्स को अवश्य पढ़ते हैं। तो एनसीईआरटी बुक्स आप अवश्य पढ़ें। देखो, एनसीईआरटी बुक्स पढ़ने का एक फायदा ये होता है कि यहाँ आप कहीं से भी कोई भी टॉपिक अपना तैयार करते हो। ठीक है, जैसे कि आपका ये हमारा टाइटल है सौर मंडल में पृथ्वी। ठीक है, तो इसको आप कहीं से भी अदर से कर लीजिएगा, लेकिन जो ये एनसीईआरटी बुक्स हैं तो ये बच्चों को ध्यान में रख करके तैयार की गई है, यानी यहाँ चीजें आपको कहानी नुमा मिलती हैं। तो कहानी क्या है, हमारे मतलब दिमाग में केंद्रित हो जाती है, हम उसको भूलते नहीं है जब भी चीजों को हम कहानी के अनुसार पढ़ते हैं। तो एक बार आप इन बुकों को अवश्य पढ़ लें। तो चलो शुरुआत करते हैं। और अगर आप रीट की तैयारी कर रहे हैं या सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो आज से अभी से अपनी तैयारी भी शुरू कर दीजिएगा, क्योंकि रीट का तो अभी आपको पता ही है कि फरवरी में एग्जाम है और अभी आपके फॉर्म भी भरे जा रहे हैं। बीपीएससी की भी जल्दी ही भर्ती आपको देखने को मिलेगी और साथ ही साथ सीटेट आपका जुलाई में आपको अवश्य देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो आज से अभी से अपनी तैयारी शुरू कर दीजिएगा। चलो शुरुआत करते हैं और आपके टॉपिक जो भी है वो क्लियर भी कराए जाएंगे। सूर्यास्त के बाद आकाश को देखना कितना अच्छा लगता है। आसमान में पहले एक या दो चमकते बिंदु ही दिखते हैं, लेकिन बाद में इनकी संख्या बढ़ती जाती है। आप उनकी गणना नहीं कर सकते। संपूर्ण आकाश छोटी छोटी चमकदार वस्तुओं से भर जाता है, जिनमें से कुछ चमकीले होते हैं एवं कुछ धुंधले। यानी शाम के टाइम आपने भी देखा होगा कि शुरुआत में एक या दो ही तारे हमें दिखाई देते हैं, लेकिन जैसे जैसे रात बढ़ती है इनकी संख्या बढ़ती जाती है और ऐसा प्रतीत होता है मानो आकाश में हीरे जड़े हों। इनमें से कुछ टिमटिमाते प्रतीत होते हैं, लेकिन अगर आप उनको ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि इनमें से कुछ की टिमटिमाहट अन्य से अलग है। ये बिना किसी टिमटिमाहट के चंद्रमा के समान चमकते हैं। इन चमकीली वस्तुओं के साथ आप लगभग प्रतिदिन चंद्रमा भी देखते हैं। ये अलग अलग समय पर अलग अलग आकार तथा अलग अलग स्थितियों में दिखाई पड़ता है। आप पूर्ण चंद्र को लगभग एक महीने में एक बार देख सकते हैं, यानी जो पूर्ण चंद्रमा होता है वो सिर्फ पूर्णिमा वाले दिन ही दिखाई देता है। ये पूर्ण चंद्रमा वाली रात या पूर्णिमा होती है, यानी जिस दिन चंद्रमा पूरा दिखाई देता है उसको क्या कहते हैं, पूर्णिमा कहते हैं। 15 दिन के बाद आप इसे नहीं देख सकते। ये नए चंद्रमा की रात्रि या अमावस्या होती है, यानी अमावस्या के दिन आपको चंद्रमा बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता है। ऐसी रात में अगर आसमान साफ है तो आप आसमान का अवलोकन अच्छी तरह कर सकते हैं। यानी अमावस्या वाली रात को आपको तारे मतलब बहुत ही साफ दिखाई देते हैं। ठीक है, क्या आपको इस पर आश्चर्य नहीं होता कि हम दिन के समय चंद्रमा एवं इन सभी छोटी चमकीली वस्तुओं को क्यों नहीं देख पाते हैं? ऐसा इसलिए है क्योंकि सूर्य के अत्यधिक तेज प्रकाश के कारण रात के समय चमकने वाली वस्तुओं को हम दिन में नहीं देख पाते। सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं खगोलीय पिंड कहलाती हैं। ये लाइन आपको अंडरलाइन कर लेनी है, आपको अपने नोट्स में लिख लेनी है कि खगोलीय पिंड किसे कहते हैं। तो खगोलीय पिंड यानी सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं खगोलीय पिंड कहलाती हैं। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं। ये गैसों से बने होते हैं। इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है, जिसे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। सूर्य भी एक तारा है। देखो, तारा किसे कहते हैं, ये आपकी नोट्स बनाने वाली लाइन है। और सूर्य क्या है, सूर्य भी एक तारा ही है। ये देखो, आप बच्चों से करवा सकते हो कि अंधेरे कमरे में एक दीवार की ओर मुंह करके इस टार्च को लेकर कुछ दूरी पर खड़े हो जाएं। तो इस तरीके के ये सारी एक्टिविटी आप बच्चों के द्वारा की गई है। रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे के समान ही है, लेकिन हमसे बहुत अधिक दूर होने के कारण हम लोग उनकी ऊष्मा या प्रकाश को महसूस
नहीं करते हैं तथा वे अत्यंत छोटे दिखाई पड़ते हैं। यानी ये जो रात के समय जो तारे चमकते हैं, तो ये सारे अनगिनत तारे किसके समान है? ये सूर्य के ही समान है। यानी इनका भी जो प्रकाश है, तेज है, ठीक है, ये सभी सूर्य के समान होता है, लेकिन ये सूर्य से भी काफी ज्यादा दूर हमसे होते हैं। आपने अवश्य ध्यान दिया होगा कि कुछ दूरी से देखने पर सभी वस्तुएं छोटी दिखाई पड़ती हैं। अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ रहा हवाई जहाज कितना छोटा दिखाई देता है। रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को देख सकते हैं। ये नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। अर्शा मेजर और या बिग बियर इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। देखो यहाँ से भी आपकी नोट्स बनाने वाली लाइन है। देखो एनसीईआरटी बुक्स को पढ़ते समय आपको नोट्स अवश्य बनाने हैं, या फिर आपके पास बुक्स हैं तो आप वहाँ इनके नीचे अंडरलाइन कर लीजिएगा। और पीडीएफ से अगर आप पढ़ते हैं या फिर यूट्यूब से पढ़ते हैं तो इस तरीके से आपको अपने नोट्स अवश्य बना लेने हैं। बहुत आसानी से पहचान में आने वाला नक्षत्र मंडल है सप्तऋषि, यानी सप्त 7 ऋषियों का ये 7 तारों का समूह है, जो कि नक्षत्र मंडल अर्शा मेजर का भाग है। ठीक है, चित्र ये 1.1 चित्र है। ठीक है, ये देखो थोड़ा सा मैं आपको दिखा दूं, ये ध्रुव तारा है और ये 7 ऋषि इस तरीके से दिखाई देते हैं हमारे। अपने परिवार या पड़ोस में किसी बड़े व्यक्ति से कहिए कि वह आपको आसमान में और अधिक तारों, ग्रहों तथा नक्षत्र मंडलों को दिखाए। प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताता है, इसे ध्रुव तारा भी कहा जाता है। यह आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है। हम सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति को जान सकते हैं। यानी जितने भी तारे मंडल हैं वो अपने स्थान से घूमते रहते हैं। ठीक है, लेकिन ध्रुव तारा एक जगह ही स्थिर रहता है। कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती। देखो खगोलीय पिंड क्या होते हैं ये हम आगे पढ़ चुके हैं। तो वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं, यानी जिनका अपनी कोई ऊष्मा नहीं होती, अपना कोई प्रकाश नहीं होता, वो क्या कहलाते हैं? ग्रह कहलाते हैं। जैसे कि पृथ्वी भी एक ग्रह है। ठीक है, ग्रह जिसे अंग्रेजी में प्लेनेट कहते हैं, ग्रीक भाषा के प्लेनेटाए शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक अर्थात चारों ओर घूमने वाली। पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं एक ग्रह है। ये अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है, जो पृथ्वी के सबसे नजदीक का तारा है। पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से जैसे चंद्रमा से देखने पर ये चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत होगी। यानी हम जब भी इसको दूर से देखेंगे तो जिस तरीके से हमें चंद्रमा दिखाई देता है उसी तरीके से हमें पृथ्वी भी दिखाई देगी। ठीक है, और जिसका अपना प्रकाश होता है अपनी ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको तारा कहते हैं। सूर्य भी एक तारा है और पृथ्वी का कोई भी अपना प्रकाश नहीं होता है, तो इसीलिए इसे ग्रह कहा जाता है। बृहस्पति, शनि तथा यूरेनस के चारों ओर छल्ले हैं। ये छल्ले विभिन्न पदार्थों के असंख्य छोटे छोटे पिंडों से बनी पट्टियां हैं। पृथ्वी से इन छल्लों को शक्तिशाली दूरबीन की सहायता से देखा जा सकता है। ये देखो आप देख पा रहे होंगे। देखो ये मैं थोड़ा बड़ा करके दिखा दूं आपको। ये सूर्य, पृथ्वी, मंगल, तो इस तरीके से यानी ये हमारा सूर्य होता है और इसको मैं आपको बोर्ड पर अवश्य दिखाऊंगी। ठीक है, दूसरी वीडियो आएगी जिसमें हम इसके स्थितियों को समझेंगे, ग्रह की स्थितियों को। ठीक है, आसमान में दिखने वाला चंद्रमा एक उपग्रह है। देखो ग्रह होते हैं और यानी देखो सूर्य, ठीक है, ये हमारा सूर्य है। सूर्य के जो चक्कर लगाते हैं, ठीक है, उनको ग्रह कहा जाता है। फिर इन जैसे ये ग्रह हैं और ये सूर्य का चक्कर लगाते हैं, ठीक है, इस तरीके से। फिर इन ग्रहों का भी जो चक्कर लगाते हैं वो उपग्रह कहलाते हैं। ठीक है, इस तरीके से ग्रह और उपग्रह होते हैं। आसमान में दिखने वाला चंद्रमा एक उपग्रह है। ये हमारी पृथ्वी का सहचर है तथा इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। हमारी पृथ्वी के समान 7 अन्य ग्रह हैं जो सूर्य से प्रकाश एवं ऊष्मा प्राप्त करते हैं। उनमें से कुछ के पास अपने चंद्रमा भी हैं।
अब बात करते हैं सौरमंडल की। तो सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं। उसे हम सौर परिवार का नाम देते हैं, जिसका मुखिया सूर्य है। यानी हमारे सौरमंडल में कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं, ठीक है, और सूर्य भी है, उपग्रह है। तो इस तरीके से अब बात करते हैं सूर्य की। तो सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। ये बहुत बड़ा है एवं अत्यधिक गर्म गैसों से बना है। इसका खिंचाव बल इससे सौरमंडल को बांधे रखता है। सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है, लेकिन हम इसकी अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं करते हैं, क्योंकि सबसे नजदीक का तारा होने के बावजूद ये हमसे बहुत दूर है। सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। बात ग्रहों की करते हैं। हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार वे हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस तथा नेपच्यून। और ये देखो ट्रिक भी दी गई है, माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सीरीज अस नट्स। सौरमंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ये रास्ते दीर्घ वृत्ताकार में फैले हुए हैं, ये कक्षा कहलाते हैं। बुध सूर्य के सबसे नजदीक है। अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में इसे केवल 88 दिन लगते हैं। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है, क्योंकि इसका आकार एवं आकृति पृथ्वी के ही समान है। अभी तक प्लूटो भी एक ग्रह माना जाता था, परंतु अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी बैठक यानी अगस्त 2006 में यह निर्णय लिया कि कुछ समय पहले खोजे गए अन्य खगोलीय पिंड, ठीक है, जैसे यूवी और ये प्लूटो बौने ग्रह कहे जा सकते हैं। क्या आप जानते हैं रात में आसमान को देखकर मनुष्य हमेशा से मोहित हुआ है। खगोलीय पिंडों एवं उनकी गति के संबंध में अध्ययन करने वालों खगोल शास्त्री कहते हैं। आर्यभट्ट प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे। उन्होंने कहा था कि सभी ग्रह चंद्रमा परावर्तित सूर्य प्रकाश के कारण चमकते हैं। आज विश्व के सभी भागों में खगोलविद ब्रह्मांड के रहस्यों को खोजने में लगे हैं। अब बात कर लेते हैं पृथ्वी की। पृथ्वी, तो सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है। आकार में ये 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। ये ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है, यही कारण है कि इसके आकार को भूभाग कहा जाता है। भूभाग का अर्थ है पृथ्वी के समान आकार। इसे देखते हैं, क्या आप जानते हैं प्रकाश की गति लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। इस गति के बावजूद सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट का समय लगता है। जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां संभवतः केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती है, यानी और अन्य कोई भी ऐसा ग्रह नहीं है जहां मनुष्य रह सके। मनुष्य क्या, कोई भी जीव जंतु, सभी सिर्फ पृथ्वी पर ही पाए जाते हैं। पृथ्वी न तो अधिक गर्म है और न अधिक ठंडी। यहाँ पानी एवं वायु उपस्थित है, जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। वायु में जीवन के लिए आवश्यक गैस है, जैसे ऑक्सीजन मौजूद है। इन्हीं कारणों से पृथ्वी सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह है। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई पड़ती है, क्योंकि इसकी 2/3 सतह पानी से ढकी हुई है, इसलिए इसे नीला ग्रह कहा जाता है। देखो रोचक तथ्य में, नील आर्मस्ट्रांग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 20 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा। मालूम करो कि क्या कोई भारतीय चंद्रमा पर गया है, ठीक है। और ये कमेंट करके आप हमें अवश्य बताना कि क्या कोई भारतीय चंद्रमा पर गया है तो कब गया है, उसका नाम क्या है। देखो इस तरीके से अगर आप कमेंट करते हो तो उन चीजों को आप कभी भी भूलते नहीं हो। अब बात कर लेते हैं चंद्रमा की। हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है, चंद्रमा। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। ये इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि ये हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा नजदीक है। यानी जो चीज जितनी पास होती है वो हमें उतनी ही बड़ी दिखाई देती है। ये हमसे लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर है। अब आप पृथ्वी से सूर्य एवं चंद्रमा की दूरियों की तुलना कर सकते हैं। देखो उपग्रह एक खगोलीय पिंड है जो ग्रहों के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाता है जिस प्रकार ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। और ये बात मैंने अभी पहले ही आपको बता दी है कि सूर्य क्या है, सूर्य एक तारा है।
क्योंकि उसका खुद का अपना प्रकाश और ऊष्मा होती है। लेकिन ठीक है, उसी तरीके से अन्य जो खगोलीय पिंड होते हैं उनके पास कोई भी ऊष्मा नहीं होती, कोई भी प्रकाश नहीं होता, जैसे कि पृथ्वी, बुध, शुक्र ये सभी। और ये क्या करते हैं, ये सूर्य का चक्कर लगाते हैं, इसलिए ये ग्रह है। और पृथ्वी, बुध, शुक्र इन सबका चक्कर लगाने वाले उपग्रह कहलाते हैं। और चंद्रमा है, ये किसका चक्कर लगाता है, ये पृथ्वी का चक्कर लगाता है, तो ये पृथ्वी का उपग्रह है। मानव निर्मित उपग्रह, ये एक कृत्रिम पिंड है, ये वैज्ञानिकों के द्वारा बनाया गया है, जिसका उपयोग ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करने एवं पृथ्वी पर संचार माध्यम के लिए किया जाता है। इसे रॉकेट के द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाता है एवं पृथ्वी की कक्षा में स्थापित कर दिया जाता है। अंतरिक्ष में उपस्थित कुछ भारतीय उपग्रह जैसे इनसैट, IRS, एडुसैट इत्यादि है। तो चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है। यहाँ ये पॉइंट है जिनको आप अवश्य नोट करेंगे और अपने नोट्स भी अवश्य बनाएंगे। लगभग इतने ही समय में ये अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा करता है। देखो क्या होता है कि अपने अक्ष पर, ठीक है, घूमने में और चक्कर लगाने में दोनों में ज्यादातर अंतर होता है, लेकिन चंद्रमा दोनों चीजों को एक बार में ही पूरा करता है। तो इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी से हम चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। चंद्रमा की परिस्थितियां जीवन के अनुकूल नहीं है। इसकी सतह पर पर्वत, मैदान, गड्ढे हैं जो चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर इनकी छाया को देखा जा सकता है। अब बात कर लेते हैं क्षुद्र ग्रह की, और हम देखते हैं कि अभी इसमें और कितना हमको पढ़ना है। अभी इसमें चैप्टर में हमारा ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा ही है। आप धैर्य के साथ देखें, क्योंकि फिर हम इसे कल के लिए नहीं छोड़ सकते, ठीक है। बात क्षुद्र ग्रह को कर लेते हैं। तो तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ये मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। देखो क्षुद्र ग्रह कहाँ पाए जाते हैं, यहाँ से प्रश्न अवश्य बनता है आपका। तो ये कहाँ पाए जाते हैं, मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच, ठीक है। तो ये मंगल, जैसे मंगल और बृहस्पति, तो ये यहाँ बीच में इस तरीके से असंख्य पाए जाते हैं। असंख्य का अर्थ होता है जिन्हें हम गिन नहीं सकते। उल्का पिंड की बात करते हैं। तो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्का पिंड कहते हैं। कभी कभी ये उल्का पिंड पृथ्वी के इतने नजदीक आ जाते हैं कि इनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की होती है। इस प्रक्रिया के दौरान वायु के साथ घर्षण होने के कारण ये गर्म होकर जल जाते हैं। फलस्वरूप चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है। कभी कभी कोई उल्का पूरी तरह जले बिना पृथ्वी पर गिरती है, जिससे धरातल पर गड्ढे बन जाते हैं। क्या आपने तारों वाले खुले आकाश में एक ओर से दूसरी ओर तक फैली चौड़ी सफेद पट्टी की तरह एक चमकदार रास्ता देखा है रात के समय? अगर आपने नहीं देखा है तो अवश्य देखना। ये लाखों तारों का समूह है। ये पट्टी आकाश गंगा यानी मिल्की वे है। हमारा सौरमंडल इस आकाश गंगा का एक भाग है। प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी से की गई थी। इस प्रकार इसका नाम आकाशगंगा पड़ा था। आकाशगंगा करोड़ों तारों, बादलों तथा गैसों की एक प्रणाली है। इस प्रकार की लाखों आकाशगंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना अत्यधिक कठिन है। वैज्ञानिक अभी भी इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी एकत्रित करने में जुटे हैं। इसके आकार के संबंध में हमें कोई जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि हम सभी इसी ब्रह्मांड का हिस्सा हैं। क्या आप ब्रह्मांड के साथ अपना संबंध बता सकते हैं? आप पृथ्वी पर हैं तथा पृथ्वी सौरमंडल का एक भाग है। हमारा सौरमंडल आकाशगंगा का एक भाग है जो ब्रह्मांड का हिस्सा है। ब्रह्मांड से जुड़े इस तथ्य पर विचार कीजिए कि इसमें लाखों आकाशगंगाएं मौजूद हैं। इस चित्र में आपका स्थान कहाँ है? ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं और इन प्रश्नों को भी आप अवश्य सॉल्व कर लिया करें, तो हमें पाठ का पूरा निचोड़ आपको समझ में आ जाता है। ग्रह और तारे में क्या अंतर है, सौरमंडल से आप क्या समझते हैं, सूर्य से उनकी दूरी के अनुसार सभी ग्रहों के नाम आप लिख सकते हो। लिख करके चीजें याद हो जाती है। आप कमेंट में भी लिख सकते हो। पृथ्वी को अद्भुत ग्रह क्यों कहा जाता है, हम हमेशा चंद्रमा के एक ही भाग को क्यों देख पाते हैं, और ब्रह्मांड क्या है। ठीक है, किस ग्रह को पृथ्वी के जुड़वा ग्रह के नाम से जाना जाता है, सूर्य से तीसरा सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है,
तो और सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर किस प्रकार के पथ पर चक्कर लगाते हैं, ध्रुव तारे से किस दिशा का ज्ञान होता है, शुद्ध ग्रह किन कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं। तो इन सभी के प्रश्नों के आंसर आपको देने हैं, जैसे कि मंगल एवं बृहस्पति के बीच में। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इनके आंसर अवश्य दीजिएगा। और अगर आप पीडीएफ चाहते हैं तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देती हूँ। खाली स्थानों को भी आप भर सकते हो। आप सौरमंडल का एक चार्ट भी तैयार कर सकते हो, अभी आपके पास टाइम है। अगर आप जुलाई सीटेट की तैयारी कर रहे हो और रीट की कर रहे हो, तब आप छोटे छोटे नोट्स बनाएं, ये चार्ट वगैरह तैयार न करें। तो मिलते हैं ऐसे ही अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।